शुरुआत में तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगा कि शायद मैं फाइनेंशियली पुअर फैमिली से हूँ, इसलिए मेरे साथ में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उसके बाद जब मैं बड़ी क्लास में गई, तो फिर बड़ी क्लास मतलब 4th-5th में जब मैं गई, तो सब मुझे लड़की बोल के चिढ़ाने लगे और फिर मैं परेशान हो जाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि मैं राजा बेटा हूँ, पर लोग बोलते थे कि तू लड़की है। और जब मैं 5th-6th में गई, तो फिर सब लोग मुझे छक्का बोल रहे हैं। तो ये जो शब्द है छक्का, ये सुन के मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती थी और बहुत गुस्सा भी आता कि लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने कभी किसी व्यक्ति को अपशब्द नहीं कहा और मैंने कभी किसी व्यक्ति को सही या गलत भी नहीं कहा, तो लोग मुझे इस तरह से अपशब्दों से क्यों बुला। और मेरे गांव में 2 लोग थे, एक तेजा और एक देवबत्ती। बस्तर में ट्रांसजेंडरों को करबिंग कहा जाता। वो मोटी पायल पहन के जब हमारे घर के सामने से गुजरती थी, तो लोग बोलते थे मुझे कि वो देख तेरी सहेली जा रही है घर को। तो मैं डर जाती थी और मैं पलंग के नीचे घुस जाती थी, क्योंकि लोग बोलते थे कि वो देखो उठवा कर लेके चली जाती। ये डर के साथ मैं जी रही थी कि तभी मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि मैं कौन हूँ? मेरा पूरा शरीर लड़के का है और मैं लड़कियों की तरह क्यों सोच रही हूँ? और अगर मैं लड़की हूँ, मेरा अंतरात्मा लड़की है, तो फिर मैं मतलब मेरा शरीर लड़की का है नहीं। तो ये रोज का मेरा एक संघर्ष था। स्कूल भी जाती थी, तो ऐसा था कि कोई चाक फेंक के मार दिया, कोई क्लासरूम बंद कर दिया, कोई वॉशरूम जा रही हूँ तो पेन खींच दिया। और कई बार मेरे जो टेक्स्ट बुक्स थे, नोटबुक थे, बुक्स थे, वो सबको फाड़ देते थे, टिफ़िन छुपा देते थे, साकर पंचर कर देते थे और सब लड़के लोग मज़ाक उड़ाते और बोलते थे कि तू ना मर। तो मैं रोज़ भगवान से शिकायत कहते थे इसको हम सब उस दौर से गुज़रते हैं, हमारी आस्था बहुत ज़्यादा ईश्वर के ऊपर रहती है। तो ऊपर वाले से मैं सवाल करती थी कि आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? पर जो मेरे अंदर की जो लड़की थी, वो चाहती थी कि मैं खुल के ज़िंदगी जिऊँ। बिल्कुल वैसे जैसे मेरी बीबी है, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी मम्मी है, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी भाभी है। पर जैसे ही मैं आंगन झाड़ू लगाती थी, मटके से पानी लाती थी और घर में गोबर से लिपाई करती थी, तो मेरे भाई लोग ही बोलते थे कि तेरी शादी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तू सब काम कर लेता है। और बड़ा भाई बोलता था तू लड़की बन के डांस करता है, हमारा राजपूत परिवार का नाक कपाता है। तो इन सब चीज़ों से मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करी। मैं एनएसएस ली, एनसीसी ली और स्काउट ली और बॉयज़ ग्रुप में जॉइन हुई, ताकि शायद जो मेरे अंदर की फ़ेमिनिटी है या जो मेरा फीलिंग है वो चेंज हो जाए। पर शायद लोगों से तो अपने आप को छुपा रही थी मैं, लेकिन मैं अपने आप को मार नहीं पा रही थी। पर लोगों का बुलिंग इतना बढ़ गया कि मैं अपने मम्मी भाइयों के साथ बाजार जाती थी ना, तो लोग बोलते थे और मामू कैसा है? तो मैं माँ भाई बहन के साथ में मैं बाजार जाना बंद करती और उसके बाद इतना डर गई और मैं घर में बताई कि फलाने अंकल मेरे साथ में गलत करते हैं और फलाने भैया मुझे रूम पे ले जाते हैं, गलत टच करते हैं। तो वो लोग बोले कि घर वाले बोले कि तू अपना लड़कियों जैसा आदत बदल, तेरा लड़कियों जैसा हरकत है ना इसकी वजह से तेरे साथ नहीं हो रहा। और उनको कुछ नहीं बोला गया। मैं और डर गई और ये जो सोच है मैं कौन हूँ, क्योंकि जो आपको जीवन मिला है, आप खुद को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि मेरा मन और मेरा शरीर लड़की का है, या फिर एक लड़का अंडरस्टैंड कर पाता है कि मेरा दिमाग और मेरा शरीर लड़के का है। पर मेरे लिए वो पीरियड सबसे क्रिटिकल पीरियड था, जहाँ मेरे दिमाग पे द्वंद्व चलता था। मेरे माइंड और बॉडी की लड़ाई होती थी, क्योंकि वो दोनों ही मिसमैच थे। अब इस दौर पे रोज जिस तरह से बुलिंग हो रही थी, सेक्सुअल एब्यूज हो रहा था, ओरल एब्यूज हो रहा था,
रोज मैं डिप्रेशन में जाती थी और डिप्रेशन में जाने के बाद माइंड में आता था खुद को खत्म कर लूं। तो मैं गांव में सुनी थी कि कनेर बीच पीस के लोग पी लेते हैं तो मर जाते हैं। मैंने वो भी किया। उसके बाद फिर मैंने घर पे फिनाइल रखा हुआ था, वो तकरीबन आधा लीटर से ऊपर पी लिया और मैं फिर भी बच गई। उसके बाद अब जब मेरे शिक्षकों ने एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी सिखाई थी कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पढ़ना होगा। तो मैंने अपना पढ़ाई कभी गिव अप नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि यही वो एक रीढ़ की हड्डी है जो मुझे आगे की ओर लेके जाती। और ये चलता रहा दौर। मैं 12th पास आउट करी। बहुत से टीचर मुझे सपोर्ट करते थे और बहुत से लोग मुझे नेग्लेक्ट करते थे। रिजेक्शन और डिसरिस्पेक्ट मेरे लाइफ का पार्ट बन गया था। इवन स्टिग्मा भी। मैं कल की ही बात बता रही हूँ। मैं रायपुर से दंतेवाड़ा आ रही थी तो बिग स्टेज शादी के प्रोग्राम में गए थे। वो मेरे बहुत पुराने दोस्त की बहन की बच्चे की शादी थी। मुझे देखते ही बोला गया कि छक्का आ रहा है। तो ये जब मैं आसपास सुनती हूँ ना तो अब तो खैर मैं इस चीज़ के लिए डिसअपॉइंट नहीं होती, क्योंकि रिजेक्शन मुझे जंप देता है आगे की पॉजिटिविटी के लिए। उसके बाद मैं रायपुर गई। रायपुर में भी ऐसा था कि ये 97 का समय था। न्यूज़पेपर के पीछे बहुत सारी चीज़ें लिखे रहती है, आवश्यकता है एसडी पीसों में काम करने के लिए, होटल पे काम करने के लिए, अखबार पे काम करने के लिए। वो कटिंग देके मैं रायपुर पहुंची और फाइनली कई जगह काम ढूंढने के बाद एक होटल में मुझे फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम मिल गया, मतलब रिसेप्शनिस्ट का मुझे काम मिल गया। पर वहाँ के बॉस भी मुझे काफ़ी स्ट्रिक्ट रहने के लिए कहते थे कि तुम्हें लड़कियों की तरह बात नहीं करना है, लड़कों की तरह रहना है, लड़कों की तरह चलना है, दोनों पैर जोड़ के नहीं बैठना है। तो वो पूरी तरह से मैं बंदिश में थी। एक तो मैं खुद को ही कैद में महसूस करती थी और बाहर जो लोग मुझे देखते थे वो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। 3 साल के बाद कलेक्टर गार्डन में मुझे पता चला कि हमारे जैसे लोग आते हैं। तो मैं हिम्मत करके गई उनके पास में, पर बाहर से लोगों ने मुझे देखा और मुझे जोर से कहा KOTI, और मैंने क्या सुना KUTTI। तो मैं बोली कितने बदतमीज खुद थे। इनके बारे में जो मैं सुनती हूँ कि इस तरह के लोग, LGBTQ के लोग या किन्नर लोग या ट्रांसजेंडर लोग बदतमीज होते हैं, आक्रामक होते हैं, ये लोग हैं ही वैसे। लेकिन 3 साल के बाद मैं उस गार्डन के अंदर गई और उनसे मेरी दोस्ती हुई और पहली बार मुझे लगा कि इस दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ और पूरा शहर में उनके साथ एक्सप्लोर करने लगी। लोग हमें देख के छेड़ते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे, कोई बात नहीं, अब फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद में समय आया, कुछ एनजीओ वाले आए, आप पे जैसे ही सर मैडम लोग, और वो लोगों ने हमें चाय ऑफर किया कलेक्टर गार्डन में। वो पहला टाइम था जब गार्डन के फ्लोर पे बैठ के वो सर मैडम हमारे साथ चाय पी रहे थे, हमारा जेंडर ओरिएंटेशन जान के, हमारी सेक्सुअलिटी जान के, हमारा बिहेवियर जान के, हमारी वास्तविकता जान के। उसके बाद में उन्होंने चाय ऑफर किया और इसके बाद फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक एनजीओ है जहाँ पे HIV/AIDS के लिए काम होता है और आप लोग वहाँ पे भी आ सकते हैं और वहाँ पे आप लोग पर्सनल बातें कर सकते हैं, मतलब वो एक सेफ स्पेस है। तो हम लोग गए और उसके बाद तीसरे दिन हम सब लोग को HIV टेस्टिंग के लिए लेके गए। HIV टेस्टिंग के लिए जब लेते गए तो हम 30 लोगों में से 25 लोग HIV पॉजिटिव आ गए। ये 2009 की बात है। उस समय HIV को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लोग HIV और एड्स के नाम से आज भी डरते हैं, पर उस दौर पे बहुत ज़्यादा डरते थे। और जब 25 लोग मेरे आसपास के तमाम लोग पॉजिटिव हो गए तो मैं शून्य हो गई कि एक जीवन जहाँ पे माँ बाप भाई बहन ही नहीं स्वीकारते हैं। अगर मैं 5.5 फीट का लड़का 6.5 फीट की साड़ी पहनती हूँ तो मेरे परिवार के लोग ही मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। मेरे लिए रोजगार के वो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। मजबूरन मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगना पड़ता है
अपना बदन बेचना पड़ता है, लोगों के घर में जाके नाचना गाना पड़ता है। और जीवन साथी जिस प्यार के लिए, एक हक के लिए हम पूरी जिंदगी तरसते हैं, वो हमें कभी नहीं मिलता। और ऊपर से जो मिलता है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और HIV एड्स और रिजेक्शन और माँ बाप का आमन भी छोड़ जाता है। एक बार इस लिबास में आने के बाद घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मैं विकास के रूप में इस दुनिया पे आई थी, लेकिन जब मैं विद्या के रूप में अपनी जिंदगी जी रही हूँ तो वो सारे रास्ते बंद हो गए जो विकास की जिंदगी में थे। एक घटना बताती हूँ। मैं एक लिविंग रिलेशन में थी एक लड़के के साथ में। उस ब्रेकअप के बाद मैं अपने घर आ रही थी और कुछ लड़के मुझे हमेशा की तरह छेड़ते थे, मामू जा रहा है, छत्ता जा रहा है, इस कद से और भी अपशब्द है जो इस मंच में मैं नहीं बोल सकती। मैंने उनको पलट के जवाब दिया कि ये मैं नहीं हूँ, ये सब तुम हो। और वो सारा जो भीड़ है वो लाखे नगर के घर पे चढ़ा जहाँ मैं रेंट पे रहती थी। और इस बीच बचाव में मेरी एक 60-65 साल की मदर भी मुझे बचाने के लिए आई और माँ को चोट लगी और माँ जो है बीमार हो गई। उन लोगों के साथ जो इंसिडेंट हुआ, मारपीट हुआ, वो तो उस समय के बाद चला गया, पर मेरी माँ जो है वो हमेशा के लिए मानसिक रोगी होगी। वो हमेशा मुझे बोलती थी कि चिंटू का लाश लेके जा रहे हैं, चिंटू को तलवार से काट रहे हैं। और वो इस घर के साथ 2 साल एक मेंटल हॉस्पिटल में थी देवादा में, पर वो मैं उसे बचा नहीं पाई। पर उन्हें इतना सेंस था कि उन्होंने मुझे कहा कि हर जन्म में तू मेरी ही कोख से आ। वो मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। और उस HIV पॉजिटिव घटना और मेरी मम्मी के साथ में ये घटना जब हुई तो मैं होटल इंडस्ट्री छोड़ के मैं NGO सेक्टर में गई। और NGO सेक्टर में जाने के बाद अपने कम्युनिटी से मिली और अपने कम्युनिटी से मिलने के बाद मुझे पता चला कि मात्र 2% ही फैमिली एक्सेप्टेंस है। इस रूप में 50% लोग हायर एजुकेशन की पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ में स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम उंगलियों में गिन सकते हैं कि कितने लोगों के पास में जॉब है। और लगभग 77% लोगों के साथ में सेक्सुअल एब्यूज होता है और 98% लोगों के साथ में बुलिंग होता है और लोग सुसाइड कर लेते हैं। 10% मर्डर तो उनके फैमिली के लोग ही करते हैं कि आगे जाके परिवार का या हमारे खानदान का नाम खराब होगा करके बच्चे को ही मार देते हैं या किसी को दे देते हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने एक संगठन तैयार किया जिसका नाम मितवा है। और शुरुआत में मैंने टीवी पे यही देखा था कि नेता मंत्री से मिलते हैं, उनको एप्लीकेशन देते हैं और अपना जो भी समस्या हो उसके बारे में बात करते हैं। हमने यही शुरुआत किया। किसी मीडिया वाले ने हमें देख लिया और मीडिया वाले ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर किया। फिर हम कलेक्टर साहब तक पहुंचने लगे और धीरे धीरे हम लोग डायरेक्टरेट तक पहुंची और डायरेक्टरेट से फिर हम लोग शासन तक पहुंचे। अब शासन में हम लोग उसी समय 2012 में एक हम लोगों ने थर्ड जेंडर स्पोर्ट्स मीट कराया था जो दुनिया का पहला स्पोर्ट्स मीट था। इससे पहले सिडनी में स्पोर्ट्स मीट हुआ था, पर वो 3 दिन के प्रोग्राम में लास्ट डे का हाफ डे का प्रोग्राम था, पर हम लोग 2 दिन का पूरा प्रोग्राम किए। और ये खबर पूरी छत्तीसगढ़ में गई। तब हमें लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने लगे। अच्छा, आप लोग का खेल हुआ था, लोगों ने किन्नरों को दौड़ते हुए देखा, लोगों ने किन्नरों को कबड्डी खेलते हुए देखा, लोगों ने किन्नरों को गोला फेंकते हुए देखा। एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने के लिए आर्टिकल 39 और नालसा और भी कई एक्टिविस्ट मिल के एक जन सुनवाई हुई छत्तीसगढ़ में। और यहाँ के जितने पॉइंट थे उसको सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया गया और 15 अप्रैल 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें तीसरे जेंडर का दर्जा दिया। भारत एक ऐसा देश है जहां मुझे ये अधिकार देता है कि मैं अपना जेंडर चुन सकती हूँ, एज अ मेल, एज अ फीलिंग, एज अ ट्रांसजेंडर। उसके बाद हम सभी विभागों में गए
और स्कूल करिकुलम में ट्रांसजेंडर सब्जेक्ट को जोड़ा गया। कक्षा 8वीं 9वीं के बच्चे ट्रांसजेंडर करते हैं, हाउ टू ट्रीट ट्रांसजेंडर पढ़ते हैं, हु इज़ ट्रांसजेंडर करते हैं, ट्रांसजेंडर हिस्ट्री करते हैं। प्रशासन अकादमी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, पंचायत ट्रेनिंग सेंटर, इन सारे जगहों पे ट्रांसजेंडर सिलेबस से और ट्रांसजेंडर विषय पे बात की जाती है। जितने भी वैकेंसियां हैं उसमें मेल फीमेल के साथ साथ ट्रांसजेंडर का काला माता का। इंडस्ट्री पॉलिसी इस और स्पोर्ट्स पॉलिसी, इन दोनों ही पॉलिसी में ट्रांसजेंडर को इनरोल किया गया। राज्य में 10 अक्टूबर 2014 को ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना, हर जिले पे कमेटी बनाई गई और जितने भी वैकेंसियां हैं उसमें ट्रांसजेंडर का कॉलम दिया गया है। ठीक इसी तरह हम लोग पुलिस विभाग गए और पुलिस विभाग जाने के बाद में उनके साथ में एक स्टेट लेवल का वर्कशॉप की। हालांकि इतना आसान नहीं था। 2 साल PX2 जाने पे फाइनली हमें एक ADG सर मिले और उन्होंने स्टेट लेवल का वर्कशॉप निकाला और उन्होंने एक SOP तैयार किया कि इन इन शब्दों पे प्रतिबंध लगाया जाए, हर जिले में कार्यशाला किया जाए। तब मैं पहली बार दंतेवाड़ा आई थी और अभी मैं तीसरी बार दंतेवाड़ा आ रही हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेल फीमेल के साथ साथ ट्रांसजेंडर का भी कालम है। कालम होने के बाद हम हर जिले पे गए और हर जिले में जाके कम्युनिटी को मोबिलाइज किए कि आप पुलिस का फॉर्म भरो। हमारे पास 2 लोग थे, एक वो लोग जो ट्रेनों के ताली बजा के पैसा मांगते हैं और दूसरा ग्रुप जो नाच गाना करके आपकी खुशियों में शामिल होते हैं और दान मांगते हैं। और ये दोनों ग्रुप ने कहा कि हमारे पास में पैसे हैं, हम नौकरी नहीं करेंगे, हम हिजड़ा इसलिए नहीं बने कि हम नौकरी करें। तो हमारे पास में वो बच्चे थे जो पढ़ रहे थे और कमाऊ ठोके एक रिस्पेक्ट के साथ में ज़िंदगी जीना चाहते थे। उन लोग को मोबिलाइज किए, उनका फॉर्म भरा गया, उनका फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी की गई। कई जिलों के SP सर जो है एक ट्रेनर दिए और तैयारी वहाँ से शुरू हुई। तैयारी साल भर चली, कई बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ, लेकिन वो लोग डटे रहे और फिजिकल एग्ज़ाम पास आउट किए। फिजिकल एग्ज़ाम 25 लोग पास आउट किए और 25 लोग पास आउट करने के बाद में फिर रिटन एग्ज़ाम हुआ और रिटन एग्ज़ाम के बाद में सरकार बदल गई और रिजल्ट रोड किया। इसे मेवात टाइम्स लगातार कवर कर रहा था और उसके बाद में 3 साल के बाद कोविड भी आ गया था और 3 साल के बाद री फिजिकल एग्ज़ाम हुआ और उसमें से 13 ट्रांसजेंडर जो हैं वो पुलिस बने और ये इतिहास में पहला ऐसा स्टेट बना जहाँ पे 13 ट्रांसजेंडर एक साथ पुलिस बने। और अगले साल नक्सलवादियों से लड़ने के लिए 9 ट्रांसजेंडर बस्तर फाइटर्स बने। तो ये मुझे पता है इनकी ज़िंदगी बदली है, लोगों की सोच भी बदली है, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन आया है कम्युनिटी का। वो अब सपना देखने लगी है और वो सपना देखती है कि मैं भी कुछ बनूंगी। अंत में मेरा आप सब लोग से ये संदेश है कि हम दूसरे की निजता का सम्मान करें। किसी व्यक्ति का रंग, उसका भाषा, उसकी बोली, उसका क्लास कुछ भी हो सकता है, पर हम जज करने वाले और कमेंट्स करने वाले कौन होते हैं? तो हम दूसरे की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करें। हम अपने सोसाइटी पे इतना इस देश दें कि अगर एक लड़की लेस्बियन है तो वो बता सके कि यार मैं लेस्बियन हूँ, वो बता सके कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, एक लड़का बता सके कि मैं गे हूँ, एक बच्चा बता सके कि मैं ट्रांसजेंडर लड़की बनना चाहती हूँ। और दूसरी बात, मैं अपने कम्युनिटी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम खुद से प्यार करें। हम खुद से प्यार करेंगे तब लोग हमसे प्यार करेंगे और हमारा भविष्य बनेगा। जिला प्रशासन दंतेवाड़ा और टेडेक्स दंतेवाड़ा को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।